और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट के कुछ बड़ी खबरों के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 56वीं पुण्यतिथि है आज। धानक्या स्थित पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजन हो रहा है। और देखिए, पंडित उपाध्याय के विचार दर्शन के प्रासंगिकता विषय पर होगी व्याख्यान माला। दोपहर 3 बजे से व्याख्यान माला का आयोजन शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। संघ के क्षेत्रीय प्रचारक यानी कि निम्बाराम भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। हवन एवं सुंदरकांड पाठ के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हालांकि हो चुकी है और ऐसे के अंदर 3 बजे से कार्यक्रम का शुरुआत हो जाएगी, व्याख्यान माला का शुरुआत हो जाएगी और उसके अंदर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आज कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और इसी को लेकर के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तैयारियों को अंतिम रूप तो दिया ही जा चुका है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी कार्य लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब पहुंचेंगे कार्यक्रम में, ऐसे में सुरक्षा को लेकर के इंतजाम पूरे हो चुके हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसके अलावा भी कई चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और हवन एवं सुंदरकांड के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हालांकि हो चुकी है। और चलिए आपको बताते हैं इंडिया टुडे की कवर स्टोरी। हैट्रिक की तरफ बढ़ते कदम। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता पूरी तरीके से चरम पर है और एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ती दिख रही है भाजपा। मोदी ने 5 फरवरी को संसद में कहा कि अब की बार 400 पार। फरवरी में देश का रुझान भाजपा एनडीए गठबंधन की तरफ साफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा जीती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे। लगातार 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू और देखिए, इस बार भी अगर बीजेपी जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद में फिर नरेंद्र मोदी होंगे, जो कि 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि इंडिया टुडे की जो कवर स्टोरी है वो यही कहती है कि हैट्रिक की तरफ बढ़ते कदम दिखाई दे रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से लगातार लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती जा रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है और ये तस्वीर धरातल पर भी देखने को मिल रही है। न सिर्फ भारत देश के अंदर बल्कि आप देखेंगे कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों का भी दौरा करते हैं या फिर उनका दूसरे देशों में प्रस्तावित दौरा होता है तो तैयारियां इस तरह से की जाती है जैसे मानो कौन आ रहा हो और उसके बाद में स्वागत की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देश में लैंड करते हैं उनका स्वागत होता है। अब आप समझिए, ये आपको इसलिए मैंने समझाया क्योंकि अगर दूसरे देशों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी होगी तो भारत देश में क्या कुछ लोकप्रियता होगी। और सबसे बड़ी बात है वो ये है G20 का सफल आयोजन और उसके बाद में जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, इस 2 इवेंट की वजह से भी लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ी है। वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री की छवि वाकई में उभरी है और एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत की तरफ भाजपा के कदम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 फरवरी को संसद में जब संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुनने को मिला था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह भी चुके थे कि अब की बार 400 पार। फरवरी में देश का रुझान भाजपा और एनडीए गठबंधन को साफ बड़ा दिखा रहा है। और ये देखिए, ये तो हमने जनता के रुझान की बात की। इसके अलावा अगर नेताओं की बात की जाए, विपक्षी पार्टियों की भी बात की जाए तो देखिए, एनडीए के साथ में कई लोग आकर के जुड़े हैं। एनडीए गठबंधन के लोग भी आकर के एनडीए से जुड़े हैं। अब आप समझिए कि एनडीए कितना ज्यादा मजबूत हो चुका है, भाजपा कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। राजस्थान के अंदर ही 25 सीट की दावेदारी की जा रही है और इसके अलावा पूरे देश की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपने संबोधन में साफ कर चुके हैं कि इस बार 400 पार। और बड़ी बात यह है कि अगर इस बार 400 पार होता है, यानी कि इस बार भाजपा अगर जीत जाती है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर होंगे जो कि 3 बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं।
और देखिए, चुनावी बॉन्ड से भाजपा के वारे न्यारे। भाजपा का चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुआ है 1300 करोड़ रुपए और कांग्रेस को मिली राशि से 7 गुना अधिक की राशि बताई जा रही है। निर्वाचन आयोग को सौंपी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 2022-23 में भाजपा को कुल 2120 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 61% राशि मिली है चुनाव बॉन्ड से। 2021-22 की अगर बात की जाए तो 2021-22 में पार्टी को 1775 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। 2022-23 में पार्टी की कुल आय रही थी 2360.8 करोड़ रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में थी 1917 करोड़ रुपए। ब्याज से भाजपा को 237 करोड़ रुपए की आय हुई है। इसके अलावा 2021-22 के मुकाबले 135 करोड़ रुपए अधिक मिला है ब्याज। और वहीं अब बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से मिले हैं 171 करोड़ रुपए, जो कि 2021-22 में मिले 236 करोड़ रुपए से कम की राशि आकी जा रही है। ऐसे में अब बराबरी अगर की जाए दोनों ही पार्टियों की, तो जो चुनावी बॉन्ड से भाजपा के वारे न्यारे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने आपको पूरा आंकड़ा बताया है, जो राशि इस वक्त भाजपा के पास है, कांग्रेस के पास में उसकी आधी भी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड को और इस राशि को समझने की कोशिश करिए। भाजपा को चुनावी बॉन्ड से कुल प्राप्त हुए हैं 1300 करोड़ रुपए और कांग्रेस को मिली राशि से 7 गुना अधिक की राशि है, यानी कि डबल भी नहीं है, 7 गुना अधिक की राशि बताई जा रही है। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि देखिए साल वाइज अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले बात करते हैं 22-23 की। 2022-23 में भाजपा को कुल 2120 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 61% राशि चुनावी बॉन्ड से मिली। फिर बात करते हैं 2021-22 की। 2021-22 में पार्टी को 1775 करोड़ रुपए का चंदा मिला। 2022-23 में पार्टी की कुल आय रही 2360.8 करोड़ रुपए, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में थी 1917 करोड़ रुपए। अब आप इस राशि के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भाजपा बढ़त पर जाती हुई नजर आ रही है। ब्याज से भाजपा को 237 करोड़ रुपए की आय भी हुई। इसके अलावा 2021-22 के मुकाबले 135 करोड़ की अधिक मिला है ब्याज, यानी कि 135 करोड़ रुपए अधिक की राशि होती हुई नजर आ रही है। जो ब्याज है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अब ये भाजपा की बात में अब आप जरा कांग्रेस की राशि को समझने की कोशिश करिए। क्यों मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वो डबल नहीं बल्कि 7 गुना ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से मिले हैं 171 करोड़ रुपए, जो कि 2021-22 से मिले 236 करोड़ रुपए से कम राशि आकी जा रही है। चलिए एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की। निचली अदालत नहीं, ट्रायल कोर्ट कहें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को ये निर्देश दिए हैं और कहा है कि छोटी अदालतों को निचली कोर्ट नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट कहें। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को भी लोअर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड के रूप में ही संदर्भित किया जाना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने टिप्पणी की। रजिस्ट्रार को इस आदेश पर ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि निचली अदालत कहा जाता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कह दिया है कि भाई निचली अदालत आपको नहीं कहना है, निचली अदालत की जगह अब आपको ट्रायल कोर्ट कहना है। और रजिस्ट्रार को इसके लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं और कह दिया गया है कि छोटी अदालतों को निचली कोर्ट नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट कहें। और इस बात का आप ध्यान भी रखें, ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को भी लोअर कोर्ट रिकॉर्ड नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड के रूप में ही संदर्भित किया जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसी तरह से उच्चारा जाता है, इसी तरह से बोला जाता है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने टिप्पणी करी है। इसके अलावा रजिस्ट्रार को इस आदेश पर ध्यान देने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। और देखिए, एक बार फिर से बड़े किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। हरियाणा के 7 जिलों में आज से 3 दिन तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बाधित रहने वाली है, यानी कि बंद रहने वाली है। 11 फरवरी को सुबह 6 से 13 फरवरी रात 12 बजे तक नेटबंदी होगी और सभी 7 जिले सटे हुए पंजाब की सीमा से है। अब देखिए,
इस पूरी खबर से आपको याद आई होगी वो तस्वीरें जब इससे पहले एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, किस तरह से जो दिल्ली हाईवे था उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था, एक बड़ा जाप्ता रहा था और बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगी थी वहां पर गाड़ियों की, क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना ज्यादा हो गया था। अब आप देखिए कि वही जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी आहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है, यानी कि समझा जा सकता है कि एक बड़ा किसान आंदोलन होने की रणनीति बनाई जा रही है। हरियाणा के 7 जिलों में आज से 3 दिन तक नेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहने वाली है, बाधित रहने वाली है, और वो इसलिए ताकि ये कोई उग्र रूप ना ले ले। किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। अब बड़ी बात यह है, देखिए, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 फरवरी से 13 फरवरी तक पूरी तरीके से नेट बंदी रहने वाली है। 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से 13 फरवरी रात 12 बजे तक ये नेट बंदी होगी और सभी 7 जिले पंजाब की सीमा से सटे हुए हैं, क्योंकि देखिए इस बात का भरपूर ध्यान रखा जा रहा है कि जो पहले वाली वो तस्वीर थी जब किसानों के द्वारा एक महा आंदोलन किया गया था, हालांकि चेतावनी बार बार किसानों की तरफ से दी गई है कि अगर मांगे नहीं मांगी जाती है तो महा आंदोलन होगा। इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आप समझिए कि वो तस्वीरें वापस ना दोहराई जाएं, वो तस्वीरें वापस रिपीट ना हो, इसको लेकर के एक बार के लिए नेट बंदी की गई है, पर समझा जा सकता है कि एक बड़ी रणनीति बनने के लिए तैयार हो चुकी है। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक है। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के प्रगति मैदान पर आयोजन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं। राजस्थान से तकरीबन 600 प्रमुख भाजपा नेता इसमें भाग लेंगे और इसमें है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, भाजपा विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला प्रभारी, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक भी इसमें शामिल होने वाले हैं। राजस्थान कोटे के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये भाजपा की सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। सबसे बड़ी बैठक क्यों? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक को संबोधित करने वाले हैं। अच्छा, देखिए शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे इससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की, अब क्योंकि लोकप्रियता के चलते रणनीति पर भी काम करना बेहद जरूरी है और इसी के मद्देनजर दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय परिषद की ये अहम बैठक होगी। 17 और 18 फरवरी को बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठक को संबोधित करेंगे। अब ऐसे में आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी चूक इसके अंदर नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी भी एक तरफ कह चुकी है कि जो गलती हमने करी है हम समझ चुके हैं, हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और लोकसभा के अंदर हमारा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यही कहना है भारतीय जनता पार्टी का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि 400 के पार, आपने देखा था संसद के अंदर उन्होंने जब संबोधन दिया था, उस संबोधन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी की जीत होगी लोकसभा चुनाव के अंदर। अच्छा, लोगों का रुझान भी यही कह रहा है और राजनीतिक सरगर्मियां भी यही कह रही है और ऐसे में ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब आपको बताएंगे सचिवालय से वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की रिपोर्ट। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत सीएम, डिप्टी सीएम की फाइलों का चैनल तय और वित्त और कराधान आबकारी विभाग को अलग अलग फाइल चैनल तय हो चुका है। कराधान आबकारी विभाग दोनों के मंत्री है सीएम भजनलाल शर्मा और इन दोनों की फाइल जाएंगी सीएम भजनलाल शर्मा के पास में, जबकि वित्त से जुड़े पॉलिसी मैटर और अन्य फाइल दिया कुमारी के पास में जाएंगे और दोनों को मिले विभाग के अनुसार ही फाइलों का चैनल तय किया गया है। विभागों की सूची थी, उसमें आबकारी विभाग है सीएम के पास में, जबकि वित्त विभाग है दिया कुमारी के पास में। वहीं देखिए विभागों के आदेशों में यह भी अंकित है कि अवितरित विभाग रहेंगे सीएम के पास में, यानी कि मुख्यमंत्री के पास में। और इस लिहाज से रूल्स ऑफ बिजनेस में ये साफ किया गया है, आबकारी व कराधान विभाग से जुड़ी फाइल जाएंगी सीएम के पास अब मंजूरी के लिए, जबकि वित्त विभाग में सीएम और डिप्टी सीएम के हस्ताक्षर से जारी आदेश में ये साफ किया गया है।